ना ब्लैक मार्कर पकड़ के। हो गया कनेक्ट। ओके, गुड इवनिंग गाइस। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फजान डिस्कस किया था, फजान रूल। और फजान रूल किसके बारे में बताता था हमें? परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, इन आयनिक कंपाउंड्स। ओके, और हमें इसी से क्या बताता था ये? थर्मल स्टेबिलिटी। पर कब बता पाता था? ओनली जब एनायन कैसा हो? एनायन हो जी हमारा पॉली एटॉमिक एनायन होता था तो ये बता पाता था। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसी के साथ साथ हम लोगों ने बात की थी रिगार्डिंग पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, जहां एक डाउट था कि किसकी पोलराइजेशन ज़्यादा है, वो उसका आंसर मैं आज आपको दे दूंगा। ठीक है, लास्टली व्हाट वी नीड टू स्टडी इज कि फजान ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्शन ऑन सोल्यूबिलिटी, ऑन सोल्यूबिलिटी, ऑन सोल्यूबिलिटी। कैसे प्रिडिक्ट किया था, क्या प्रिडिक्ट किया था, वो जरा ध्यान से देखना। ये हमारा लास्ट जो इसका प्रिडिक्शन है, जो हमें स्टडी करना है, वो रहने वाला है। ठीक है सर, आपकी साउंड बहुत कम आ रही है। अब आ जाएगी जी, ठीक आ जाएगी दिव्या जी। गुड इवनिंग गाइस। ओके, सो जरा ध्यान से देख लेना। कल के लेक्चर में मैंने क्या क्या किया था वो मैंने आप लोगों को ओवरलुक दिया है। मैंने फजान रूल डिस्कस किया था, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बात की थी, जो डिपेंड किस पे करता था? पोलराइजेशन पे डिपेंड करता था। पोलराइजेशन दो फैक्टर पे डिपेंड करते थे। कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, एनायन का लार्ज होना चाहिए। कैटायन पे मोर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एनायन पे मोर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने थर्मल स्टेबिलिटी डिसाइड की थी कि कैसे करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला था कि जो ये प्रिडिक्ट करता है वो सिर्फ जब करेक्ट है जब एनायन हमारा कैसा हो? पॉली एटॉमिक एनायन हमारे पास हो, तो थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर देता है। पोलराइजेशन में एक डाउट था, उसको आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। दूसरी बात, उसके बाद इसने क्या कहा था? प्रिडिक्ट किया था सोल्यूबिलिटी को भी। सोल्यूबिलिटी कैसे प्रिडिक्ट की थी उसके बारे में आज आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं, बात कर लेता हूं। जरा ध्यान से देखना। फजान ने कहा था कि जब भी हम पोलर सोलवेंट लेते हैं, पोलर सोलवेंट लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि पोलर सोलवेंट में कौन डिसॉल्व होगा? जनरली आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं, आयनिक सिस्टम, या फिर पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। और पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कौन से? जो कि कैसे हो? कोवेलेंट नेचर के हो। आयनिक के लिए तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो थी वो ये भी एग्री करता है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। किससे भला? लैटिस एनर्जी से। यस, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए किससे भला? लैटिस एनर्जी से। और पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कब डिसॉल्व होंगे? जब ज्यादा पोलैरिटी होगी, मोर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, polarity of bond, more will be the solubility, more will be the solubility। अच्छा, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? ये बात भी हम लोगों को पता है। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड जी आपका डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है जी? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दो एटम्स के बीच जिनके बीच में बॉन्डिंग है, उतना ही पोलर बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। और जितने ज्यादा पोलर बॉन्ड होंगे उतनी ही ज्यादा उनकी सोल्यूबिलिटी होगी। ये किसने बोला था? फजान ने इस चीज को, इस बेसिक प्रिंसिपल को अप्लाई किया। ये प्रिंसिपल बेसिकली है क्या? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसी के बारे में इसने बात की। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है तो हम क्या कहेंगे कि जी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे डिसॉल्व होते हैं पोलर सोलवेंट में, उनको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखना इसका सबसे जबरदस्त एग्जांपल, जरा ध्यान से देखना और समझना। सर साउंड बहुत कम आ रही है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। मानसी जी, आई गेस कि अब साउंड ठीक होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि साउंड ठीक होनी चाहिए। बता देना एक बार कि अगर अभी भी लो है तो प्लीज बता देना। जस्ट अभी स्टार्ट हुई है सुप्रिया जी,
जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना और समझना इस बात को। कल हम लोगों ने एक ऑर्डर किया था, किसके रिगार्डिंग ऑर्डर किया था, हमने कहा था BeF2, ठीक है, MgF2, और फिर उसके बाद हमने बात की थी CaF2, SrF2, है ना, BaF2। और हम लोगों ने क्या कहा था कि जो रियल ऑर्डर निकल करके आता है, रियल ऑर्डर इसको जो हमने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्टेड ऑर्डर बहुत अलग था। प्रिडिक्ट ऑर्डर क्या कहता था कि क्योंकि ये स्मॉलेस्ट एटम है और ये ग्रुप लार्ज हो जाएगा तो यहाँ सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, यहाँ सोल्यूबिलिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, प्रिडिक्ट करता था। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा था कि जो रियल एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आता है, जो रियल एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आता है वो कैसा निकल करके आया था कि MgF2 की लिस्ट सोल्यूबिलिटी थी, उसके बाद किसकी थी जी, CaF2 की थी, उसके बाद आपकी SrF2 की थी, देन आपकी BaF2 की थी, और सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी आपको किसको देखने को मिलती है, BeF2 की देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, जरा ध्यान से देखना और समझना, जरा ध्यान से देखना और समझना इस बात को। साउंड थोड़ा लो है सर, साउंड थोड़ा सा आपको, यहाँ एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, यहाँ तो साउंड सही आ रहा है, यहाँ तो साउंड सही आ रहा है। लेट मी चेक, जस्ट लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ साउंड लो है क्या। लेट मी चेक, आई गेस द साउंड इज ओके ओवर हेयर, आई गेस साउंड इज ओके ओवर हेयर, परफेक्ट साउंड, हेलो, ओके, साउंड इज ओके, यहाँ तो सही है साउंड, यहाँ तो सही आ रहा है, यहाँ तो सही आ रहा है, ओके। जरा देखना ध्यान से, जस्ट अ सेकेंड, साउंड लो है क्या, देखना लेक्चर में। ओके, जो डिवाइस मुझे गिवन है उस पे तो साउंड सही है, नहीं सर साउंड बहुत कम है, ओके, बोल दिया है, एक बार देख लेते हैं। देख लो जरा, बेसिक प्रिंसिपल था लाइक डिसॉल्व लाइक का, कहते क्या थे कि पोलर सोलवेंट में सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी होती है, आयनिक सिस्टम की सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी होती है, और आयनिक सिस्टम की सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है किस पे, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी पे। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से तो आयनिक सिस्टम सोल्यूबल होगा। इसकी पूरी कहानी हम लोगों ने पढ़ी ही थी कि हम लोग जब देखते थे हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी तो सेम ऑर्डर आता है, तो हम कैसे प्रेडिक्ट करते थे, फिर रेडियस रेशो से स्मॉल लार्ज कर लेते थे हम लोग, वहां से हम लोग प्रेडिक्ट करते थे, वो पूरा केस हम लोगों ने स्टडी किया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल भी जो होते हैं वो पोलर सोलवेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल मतलब बॉन्ड में जिनके पोलैरिटी हो, और बॉन्ड पोलैरिटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो मोर सोल्यूबल होगा, ज्यादा सोल्यूबल होगा। फिर हम लोगों ने कल एक ऑर्डर पढ़ा था, फजान ने इसको कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जरा ध्यान से देखना। कल हम लोगों ने एक ऑर्डर पढ़ा था, क्या ऑर्डर पढ़ा था कि रियल जो ऑर्डर आता है इस पर्टिकुलर सिस्टम का, वहां क्या बोलते हैं कि MgF2 की सोल्यूबिलिटी सबसे कम होती है, फिर CaF2 की, फिर SrF2 की, और फिर BaF2 की सोल्यूबिलिटी होती है। सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी BeF2 की आती है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लैटिस हाइड्रेशन एनर्जी के कंसेप्ट और रेडियस रेशो के कंसेप्ट से जाता हूं तो प्रिडिक्शन क्या थी कि BeF2 मैक्सिमम सोल्यूबल होना चाहिए, देन MgF2, देन CaF2, देन SrF2, एंड लीस्ट सोल्यूबल क्या होना चाहिए, BaF2 होना चाहिए। पर ये ऑर्डर ऐसा नहीं आता, ये Mg से Ba तक बढ़ता है, और अनएक्सेप्शनली BeF2 की सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फजान ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा, फजान ने कहा जी जरा ध्यान से देखना, एनायनिक पार्ट सब में सेम है, एनायनिक पार्ट सब में सेम है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी कल के लेक्चर में ही बताई थी, जब आप परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर या फिर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बात करते हो थ्रू फजान करते हो, इसमें आपको कभी भी ये नहीं देखना है कि एनायन कैसा है, मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है, हमें सिर्फ थर्मल स्टेबिलिटी के टाइम पे देखना होता है कि मोनो है या पॉली है। कभी भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर या परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर की बात करूंगा तो फजान से बताऊंगा, थ्योरेटिकली किससे बताऊंगा, फजान से, ऑलवेज, चाहे मोनो एटॉमिक हो चाहे पॉली एटॉमिक हो। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ये चीज। अब जरा ध्यान से देख लेना, इस चीज को
कि डाउन द ग्रुप जब जाता हूं, जब डाउन द ग्रुप जाता हूं, देखने को क्या मिलेगा, क्योंकि एनायन सब में सेम है, सिर्फ कैटायन हमारा डिफरेंट है, और कैटायन डिफरेंट हो रहा है और डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, तो क्या देखने को मिलेगा, डाउन द ग्रुप जाने से कैटायन का साइज क्या करता है जी, साइज ऑफ कैटायन क्या करता है, इंक्रीज करता है। और मुझे पता है कि कैटायन का साइज इंक्रीज करता है, तो यानी पोलराइजेशन क्या करेगी, पोलराइजेशन आपकी डिक्रीज करेगी। यस, पोलराइजेशन डिक्रीज करेगी, इसका मतलब क्या, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, और आई कैन से दैट आयनिक कैरेक्टर इन सिस्टम में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यस, आयनिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो अकॉर्डिंग टू फजान आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आता है, ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या निकल करके आएगा, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर निकल करके आएगा जी कुछ ऐसा, देख लेना जरा ध्यान से। सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें, BaF2 में, उसके बाद किसमें जी, SrF2 में, उसके बाद किसमें जी, उसके बाद निकल करके आता है CaF2 में, उसके बाद किसमें निकल करके आता है जी, उसके बाद निकल करके आता है MgF2 में, और मिनिमम आयनिक कैरेक्टर किसमें निकल करके आता है, BeF2 में, BeF2 में। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। यस, कोवलेंट पूछ ले तो इससे जस्ट उल्टा, सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, BeF2 में होगा। कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर इससे जस्ट उल्टा हो जाता है। कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देख लो, उसको भी देख लो। कोवलेंट कैरेक्टर ऑर्डर, कोवलेंट कैरेक्टर ऑर्डर अगर लिखने जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा जरा देखना, सबसे ज्यादा किसमें होगा, BeF2 में, उसके बाद किसमें होगा, MgF2 में, उसके बाद किसमें होगा, CaF2 में, देन इट विल बी SrF2, उसके बाद किसमें होगा जी, SrF2 के बाद किसमें होगा, उसके बाद सबसे कम कोवलेंट कैरेक्टर होगा BaF2 के अंदर। यस, करेक्ट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, पोलर सोलवेंट ये केस में आयनिक सिस्टम ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होते हैं देन दैट ऑफ कोवलेंट, और कोवलेंट में पोलर बॉन्ड, जनरली ये बात हमेशा ट्रू नहीं होती, बट इन जनरल इट इज ट्रू, इन जनरल इट इज ट्रू। और यहां क्या देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा क्या है, आयनिक कैरेक्टर है। मोर आयनिक कैरेक्टर मतलब ज्यादा जल्दी पोलर सोलवेंट में डिसॉल्व होगा, ज्यादा जल्दी क्या होगा, पोलर सोलवेंट में डिसॉल्व होगा। तो फजान क्या बोलता है, बिकॉज BaF2 हैव मोर आयनिक कैरेक्टर देन द ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी शुड बी, अकॉर्डिंग टू फजान, लिख लो इस बात को, अकॉर्डिंग टू फजान एज BaF2 हैव मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, हैव मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, have maximum ionic character, then order of solubility must be क्या होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी बता दीजिए जरा, मस्ट बी क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू फजान इट शुड बी, आप इजीली बता सकते हो, जो जितना ज्यादा आयनिक वो पोलर में उतना ज्यादा सोल्यूबल, यानी क्या ऑर्डर निकल करके आना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए कि BaF2 मैक्सिमम सोल्यूबल होना चाहिए, देन SrF2 होना चाहिए, उसके बाद कौन होना चाहिए, CaF2 होना चाहिए, फिर कौन होना चाहिए, MgF2 होना चाहिए, और लीस्ट सोल्यूबल कौन होना चाहिए, BeF2 होना चाहिए। ये होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर, ये होना चाहिए क्या, करेक्ट ऑर्डर, ये क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर, यानी कोवलेंट कैरेक्टर के हिसाब से BeF2 लीस्ट सोल्यूबल। ठीक है, लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी के कंसेप्ट से जहां हम क्या देखते थे, स्मॉल लार्ज, BeF2 मैक्सिमम सोल्यूबल होना चाहिए, उल्टा पुल्टा हो गया मामला। और रियल ऑर्डर क्या करता है, Mg से लेकर के BaF2 तक तो मैच करता है किसके साथ, फजान के साथ, बट अनएक्सेप्शनली क्या देखने को मिलता है कि BeF2 की सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। दिस इज क्वाइट अनएक्सेप्शनल बिहेवियर, जिसके काफी सारे रीजन दिए जाते हैं। कोई बोलता है क्योंकि ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ये कैसा है, कोवलेंट बोल देते हैं इसको कि ये कोवलेंट है मॉलिक्यूल, हालांकि उस पर भी अभी भी अनसर्टेनिटी है, काफी जगह इसे आयनिक बोलते हैं, काफी जगह कोवलेंट बोलते हैं कि ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इसीलिए क्या हो रहा है जी, इसीलिए इसकी सोल्यूबिलिटी अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, मोर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड है तो ये ओवरकम कर जाता है सभी को सोल्यूबिलिटी में। काफी बुक ऐसे एक्सप्लेन करती हैं, कुछ बुक कहती हैं कि क्योंकि ये आयनिक है तो इसमें हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, बिकॉज Be
सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो Be बहुत जल्दी वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक्सेस हाइड्रेशन एनर्जी है, इसीलिए क्या देखने को मिलता है, और F नेगेटिव भी छोटा सा है, उसकी भी एक्सेस हाइड्रेशन एनर्जी है, दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो ओवरकम कर जाती है लैटिस एनर्जी को, इसलिए इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है। दो एक्सप्लेनेशन इसकी दी जाती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। ऑल्दो दिस इज स्टिल नॉट कंफर्म्ड कि ऐसा क्यों है, बट फजान रेस्ट ऑफ द ऑर्डर को बड़े अच्छे से प्रिडिक्ट कर देता है। अनएक्सेप्शनली क्या देखने को मिलता है कि इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम ना होकर के सबसे ज्यादा होती है, सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। स्टार लगा करके लिख लेना, स्टार लगा करके लिख लेना, क्यों, बिकॉज ऑफ कैसा है ये, अनएक्सेप्शनल बिहेवियर है, एक्सेप्शनल बिहेवियर, एक्सेप्शनल बिहेवियर, बिहेवियर, बिहेवियर। इसके दो रीजन दिए जाते हैं, क्या क्या रीजन है, बोलते हैं एक तो क्योंकि Ba बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रखता है, F नेगेटिव बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रखता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर जाती है, पहला रीजन तो ये दिया जाता है। दूसरा रीजन क्या देते हैं, कुछ बुक ऐसा ही बोलता है क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर का है, ऑल्दो ये भी अभी भी डाउट ऑफ सब्जेक्ट है, डाउटफुल सब्जेक्ट है कि ये कोवेलेंट है या आयनिक है, क्योंकि प्रॉपरली नहीं बता सकते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि BeF2 क्योंकि कोवेलेंट है तो मोर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड होने की वजह से ये ज्यादा सोल्यूबल हो जाता है। दो रीजन दिए जाते हैं, ऑल्दो वाइडली एक्सेप्टेड, मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन इज द फर्स्ट वन, जहां ये बोलते हैं क्योंकि दोनों आयन बहुत छोटे हैं और बहुत हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ क्या देखने को मिलता है कि इसकी सोल्यूबिलिटी काफी ज्यादा हाई देखने को मिलती है, बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी दोनों की बहुत ज्यादा है, वो ओवरकम कर जाती है किसे, लैटिस एनर्जी को, तो अनएक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। बाकी सारा का सारा ऑर्डर किसे फॉलो करता है, जो फजान ने प्रेडिक्ट किया था कि जहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी कम, क्योंकि आयनिक पोलर में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, जहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम। तो आप लोगों को यह समझाना था मैंने पिछली क्लास में, आप लोगों को मैंने समझाना था रेडियस रेशो के जस्ट रिवर्स है। सर एक बार फिर बताना, रेडियस रेशो के जस्ट रिवर्स है व्हेन सोल्यूबिलिटी आस्क्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व ही नहीं होंगे सिकंजी, लाइक डिसॉल्व लाइक, नॉन पोलर में आयनिक डिसॉल्व नहीं होता, नॉन पोलर में आयनिक डिसॉल्व नहीं होता, पोलर कोवेलेंट सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होते हैं, दे विल नॉट गेट डिसॉल्व। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, तो क्या वो वाटर में डिसॉल्व होता है, नहीं, वो किस में डिसॉल्व होता है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन हो गया, टेट्राक्लोरोइथेन हो गया, इस टाइप के सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। हाँ, ऑलमोस्ट करेक्ट ऑर्डर प्रिडिक्ट किया। बस लास्टली क्या देखने को मिला, बिकॉज ऑफ देयर वेरी हाई पोलराइजेशन पावर, क्योंकि Be और F दोनों ही छोटे छोटे से हैं, F आयन हाइड्रेशन एनर्जी देखना जरा, हाइड्रेशन एनर्जी सिर्फ एक पर्टिकुलर आयन पे डिपेंड करती है, क्लस्टर व्लस्टर का कोई सीन नहीं है वहां, हाइड्रेशन एनर्जी सिर्फ एक पर्टिकुलर आयन पे डिपेंड करेगी, और क्योंकि F बहुत छोटा सा आयन है उसकी भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, Be की भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, ओवरकम करती है लैटिस को, और इसीलिए ये बहुत हाईली सोल्यूबल होते हैं। ये रीजन दिया जाता है, ये रीजन दिया जाता है। क्लियर हुआ? जो जो बोल रहा हूं धीरज जी वो लिखते चले जाओ और फिर उसे रिवाइज करते चले जाओ। जो सब्जेक्ट थोड़ा वाइड होता है या जिसमें आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आती है, उसका एक ही तरीका होता है, आज जो पढ़ा उसे शाम को रिवाइज करो, सुबह उठ के याद करो, बस, और कोई तरीका नहीं होता। फजान ने लेकिन हमारे काम बहुत हद तक आसान कर दिया। हाँ, कुछ हद तक आसान कर दिया, लेकिन इसने कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट कर दी। अब मुझसे किसी ने एक सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर पूछा था, ये भी मैंने कल चेक किया, और जब कल मैं इसको पढ़ रहा था तो ये साइंस डायरेक्ट का एक आर्टिकल था, साइंस डायरेक्ट का एक आर्टिकल में लिखा गया था। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर अगर BeOH होल ट्वाइस और इस पूरे ग्रुप का हम लोग देखने जाएं कि सोल्यूबिलिटी कैसी होगी, कि सोल्यूबिलिटी कैसी होगी, देखना जरा कैसा सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर आता है निकल करके, किस टाइप का सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर निकल करके आता है। तो हम लोगों ने रेडियस रेशो से क्या प्रेडिक्ट किया था, रेडियस रेशो से हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि ये क्लस्टर है, लार्ज हो जाएगा, स्मॉल है, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी होनी चाहिए। कल मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया आप लोगों के लिए, 2-3 घंटे लग गए मेरे, पर देखने को क्या मिलता है, दिस इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, और देखने को क्या मिलता है, दिस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल, बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है साइंस डायरेक्ट, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। जो चीजें आपको बुक में ना मिले वो थोड़ा बहुत आपको रिसर्च पेपर देखना पड़ता है ताकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए। यानी देखने को क्या मिलता है, डाउन द ग्रुप जाने से सोल्यूबिलिटी क्या करती है, सोल्यूबिलिटी क्या करती है
इंक्रीज करती है। अब जरा ध्यान से देखना, इसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन कर सकती है, वो कौन कर सकता है? फजान। कौन एक्सप्लेन कर सकता है? फजान। फजान क्या बोलता है? डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो कैटायंस का साइज क्या करता है जी? कैटायन साइज अगेन इंक्रीज करता है। अगेन क्या करता है? इंक्रीज करता है। कैटायन का साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। कैटायन साइज इंक्रीज करेगा यानी पोलराइजेशन डिक्रीज करेगा। पोलराइजेशन डिक्रीज करेगा। पोलराइजेशन क्या करेगा जी? डिक्रीज करेगा। और अगर पोलराइजेशन डिक्रीज करेगा तो क्या बोलता हूं कि कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, या फिर इसे क्या बोल सकता हूं कि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और फजान बोलता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल बोलता है आयनिक सिस्टम, जो ज्यादा आयनिक वो ज्यादा सोल्यूबल होने चाहिए, जो कम आयनिक वो कम सोल्यूबल होने चाहिए। और यही देखने को भी मिलता है, यही देखने को भी मिलता है। क्या देखने को मिलता है? यहां मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर है, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर है। देखना जरा, यहां मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर है। यहां क्या देखने को मिलता है? मिनिमम आयनिक कैरेक्टर या मिनिमम आयोनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर है, या बोल सकता हूं मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर है। मोर आयनिक कैरेक्टर मोर सोल्यूबिलिटी, लेस आयनिक कैरेक्टर लेस सोल्यूबिलिटी। सो फजान इसको बिल्कुल करेक्टली प्रिडिक्ट करता है। ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी क्या निकल करके आता है? सोल्यूबिलिटी क्या निकल करके आता है? ये निकल करके आता है जी आपका किस टाइप से? सबसे ज्यादा BaOH होल ट्वाइस। लिख लेना इस बात को, इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान से देख लेना। फिर SrOH होल ट्वाइस, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यही, साइंस डायरेक्ट आर्टिकल में गिवन है। अगर आपका कोई स्टेटमेंट या क्वेश्चन भी आ जाए तो बेझिझक लगा करके आना। बिकॉज इट इज मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, इट इज हैविंग मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, इट इज मोर सोल्यूबल, दैट इज द करेक्ट रीजन। ध्यान से देख लेना। उसके बाद कौन है? MgOH होल ट्वाइस है। और लास्टली कौन होता है आपका सोल्यूबल, बल्कि कंप्लीटली इनसोल्यूबल है वाटर में? दैट इज BeOH होल ट्वाइस। दिस इज हाईली इनसोल्यूबल इन वाटर, ये सोल्यूबल होता ही नहीं है। सर BaF2 का रीजन फिर से बताना। BaF2 का करेक्ट नॉन रीजन तो कुछ है ही नहीं आकाश, दो रीजन दिए जाते हैं, जिनमें से ज्यादा एक्सेप्टेड रीजन ये है कि क्योंकि Be और F2 दोनों स्मॉल स्मॉल से आयन है, दैट इज व्हाई दे आर हैविंग वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। Be की भी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, Be2 पॉजिटिव की, और F नेगेटिव की बहुत ज्यादा होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर जाती है। यहां ऐसा क्यों नहीं है? तो यहां फजान ने इसको भी एक्सप्लेन किया है कि Be2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी तो ज्यादा है, बट OH एज एन होल, दिस इज एन ग्रुप, OH इज ए ग्रुप, OH एक सिंपल सा आइटम नहीं है, एक ग्रुप है। F से तो बड़े ही साइज का होगा डेफिनेटली, काफी बड़े साइज का, तो इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी OH नेगेटिव की नहीं होती। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी दोनों की ज्यादा है तो ओवरकम करेगी, एक की ज्यादा एक की कम है तो ओवरकम नहीं कर पाती, इसीलिए सोल्यूबिलिटी बहुत कम रह जाती है। साइंस डायरेक्ट के रिसर्च पेपर का एक्सेस कैसे लें? वो डिपार्टमेंट से मिलता है जी, वो डिपार्टमेंट से मिलता है। आप जहाँ स्टडी कर रहे हैं MSc MSc वहाँ मिलेगा आपको, हर्ष जी वहाँ मिलेगा, या BSc कर रहे हैं तो भी मिल जाता है। डिपेंड करता है आपके टीचर पे कि आपको एक्सेस देता है या नहीं देते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, समझ में आया। पर अब जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ जा करके कल जब मैं खुद भी देख रहा था, मैं यहाँ जा करके आप भी कंफ्यूज होंगे, सभी कंफ्यूज होंगे। जरा देखना, MgSO4, BeSO4, CaSO4, SrSO4 और लास्टली BaSO4। जब मैं इनकी बात करता हूँ, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? दिस इज स्मॉलेस्ट, दिस इज लार्जेस्ट, ये लार्ज ग्रुप है, ये लार्ज ग्रुप है। तो ऑर्डर क्या आता है सोल्यूबिलिटी का? सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या निकल करके आता है? सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर आता है जी कि BeSO4 मैक्सिमम सोल्यूबल है, और सबसे लीस्ट सोल्यूबल कौन है? BaSO4 है। रेस्ट ऐसा ही ऑर्डर फॉलो करेंगे, यही हम लोगों ने देखा था। और ये करेक्ट ऑर्डर है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, इट इज करेक्ट, दिस इज अ करेक्ट ऑर्डर, बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर निकल करके आता है, बिल्कुल ही करेक्ट ऑर्डर यहाँ निकल करके आता है। ध्यान से देख लो इस बात को, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर यहाँ से निकल करके आएगा। अब देखना, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। लेकिन फजान क्या बोलता है? दिस मस्ट हैव मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर एंड दिस मस्ट हैव मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, और इस हिसाब से इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। पर यहां फजान क्या हो जाता है? फेल हो जाता है।
फजान इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अभी तक मैंने जितने भी देखे, कल मुझे टाइम किस लिए लगा, उसे एक आर्टिकल को पढ़ने में थोड़ी टाइम लगेगा, मैंने फिर इन सब का भी सर्च करने की कोशिश की। और ध्यान से देखना, ये प्रिडिक्टेड ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर है, बिल्कुल एक्यूरेट ऑर्डर है। यहाँ ऐसा नहीं देखने को मिलता, यहाँ उल्टा देखने को मिलता है। इसकी सोल्यूबिलिटी कौन डिफाइन करता है? फजान डिफाइन कर देता है, फजान एक्सप्लेन कर देता है और सही एक्सप्लेन करता है और सही ऑर्डर भी प्रिडिक्ट कर देता है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये चीज, लेकिन यहाँ नहीं कर पाता। यहाँ फजान क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। फजान फेल होता है। ध्यान रखना, फजान से अभी तक के नॉन जो ऑर्डर हैं सोल्यूबिलिटी के, जो भी नॉन ऑर्डर हैं फजान के सोल्यूबिलिटी के, वो ये दो ऑर्डर हैं जिनको ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता है, बाकियों को एक्सप्लेन नहीं करता। यानी हम ये कह सकते हैं सोल्यूबिलिटी के बारे में, बड़ा ही अटपटा सा टॉपिक है ये, देख लो जरा। यानी मैं क्या कह सकता हूं? आई कैन से सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम टाइम्स is governed by हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, यानी रेडियस रेशियो का कंसेप्ट। ठीक है, फॉर फ्लोराइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स of group 2, Fajan explains the order। कई जगह सेम ऑर्डर भी आता है, जैसे देखना कैसे। फॉर एग्जाम्पल जब भी ऐसा केस होगा, जैसे क्या, LiOH, NaOH, KOH, ठीक है, RbOH, CSOH, यहां भी क्या देखने को मिलता है? हमारा हाइड्रेशन एनर्जी बोलता है स्मॉल है लेस सोल्यूबल, और ये कैसा होगा? मैक्स सोल्यूबल, ऐसा ही बोलता है। और फजान भी यही बोलता है, मैक्स कोवेलेंट कैरेक्टर, और इसका क्या बोलता है? मैक्स आयनिक कैरेक्टर। और आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर सेम होंगे, आपको पता है जहां आयनिक ज्यादा वहां सोल्यूबिलिटी ज्यादा। काफी जगह पे सही ऑर्डर प्रिडिक्ट करता है। कब प्रिडिक्ट सही करता है? जब मेरा एनायन जो है सही है, जब मेरा एनायन जो है वो क्या है? स्मॉल साइज का है। एनायन सही नहीं, स्मॉल साइज का है। जब मेरा एनायन स्मॉल साइज का है तो फिर ये प्रिडिक्ट कर देता है, वरना ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, एक्सेप्ट फॉर फ्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा आप लोगों को लिख लेना है जरूर से जरूर। यू नीड टू राइट इट डाउन। ठीक है, हो गया ये मामला। आर यू गाइज गुड टू गो फॉर दिस? संगीता जी एक बार बोल दीजिए प्लीज, क्या बोलना है संगीता जी? क्या बोलना था संगीता जी? एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। अच्छा, क्या एक्सप्लेन करना है? देखना, जब भी मेरा एनायन स्मॉल साइज का होगा तो फजान बिल्कुल सही प्रिडिक्ट करेगा। मैक्सिमम टाइम प्रिडिक्ट कैसे? जैसे LiOH का केस है, या LiOH से लेकर के कहां तक CSOH तक की बात करता हूं, या फिर मैं LiF से लेकर के कहां तक CSF तक बात करता हूं, तो फजान बिल्कुल सही ऑर्डर देता है। जो हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ऑर्डर आता है, यहाँ बोलते हैं स्मॉल लार्ज, ये ज्यादा सोल्यूबल, ये ज्यादा सोल्यूबल, ये कम सोल्यूबल, यस। और यही फजान बोलता है यहाँ, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट आयन है तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, यहाँ मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर ज्यादा सोल्यूबल, लेस सोल्यूबल, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, लेस सोल्यूबल, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, मोर सोल्यूबल। तो यहाँ तो प्रिडिक्शन सही करता है, बट कुछ जगहों पे, खास करके जब मेरा एनायन कैसा हो जाए? लार्ज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सल्फेट ऑफ ग्रुप 2 के सल्फेट में क्या देखने को मिलता है? एनायन इज वेरी लार्ज। और आई कैन से आयोडाइड ऑफ ग्रुप 1 की बात करता हूं, वहां तो थोड़ा नॉर्मल सा यूजुअल सा केस नहीं था। मैंने देखा था कि NaI की सोल्यूबिलिटी लिटिल बिट मोर थी Li से, तो कुछ वहां ऐसा केस ये दे देता है। गॉट इट? सिर्फ ग्रुप 2 के फ्लोराइड और
हाइड्रोक्साइड के लिए आप लगाइए, बाकी सब आपको ऑर्डर मिल जाएगा। कल में कल के लेक्चर में एक मैंने आयोडाइड्स ऑफ ग्रुप 1 के अंदर एनोमली बताई थी। क्या बताया था कि NaI ऑलमोस्ट इक्वल सी सोल्युबिलिटी है किससे, LiI से। होना उल्टा चाहिए, या कभी कभी ये ज्यादा भी दिखाता है, कल मैंने बताया था। इसका एक्सप्लेनेशन भी फजान ही देता है, क्योंकि यहाँ कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो मोर सोल्यूबल है। ये एनोमली का रीजन इजीली दे पाएगा, बाकी कहीं पे भी ये कामयाब नहीं हो पाता है, बाकी कहीं भी ये कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि इस ग्रुप में सबसे कम सोल्युबिलिटी कहाँ देखने को मिलती है, Ci के केस में। Ci हैव मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, स्टिल इट हैव मिनिमम सोल्युबिलिटी। वॉइस का मैं प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस यहाँ ठीक है, मैंने चेक यहाँ करवाई है जी, यहाँ तो ठीक है जी। चंचल शर्मा जी, हाँ सर कोई और नहीं क्या, इतने बुक में अलग अलग दिया है आप बोले थे। हाँ वो मैंने बताया था आप लोगों को कि कल का ये वाला केस बताया था कि यहाँ थोड़ा सा अलग अलग होता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया, एक जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया। अब जरा पिछले कल के डाउट के बारे में मैंने कहा था कि आई एम नॉट सर्टेन अबाउट इट, मैं देख करके बता दूंगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि Zn2 पॉजिटिव और Li पॉजिटिव में से ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है, पोलराइजिंग पावर। तो देख लेना यहाँ Zn2 पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, ये भी मैंने आप लोगों के लिए कल ढूंढ दिया था अच्छे से। लेकिन एक और कमाल की बात बताता हूँ, जो मैंने यहाँ स्टडी किया वो थोड़ा सा अटपटा सा ही था, कि Li पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर Cd2 पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव से ज्यादा होती है। ये भी याद रख लेना, ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। यानी क्या देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा Be2 पॉजिटिव की होगी, उसके बाद किसकी होगी, Zn2 पॉजिटिव की होगी, फिर Li2 पॉजिटिव की होगी, फिर Cd2 पॉजिटिव की होगी, फिर Hg2 पॉजिटिव की होती है। और एक और कमाल की बात बताऊं, ये ऑर्डर आप नोट कर सकते हैं। बाकी 2-3 ऑर्डर तो मैंने आपको कल लिखवा ही दिए थे, बाकी रेस्ट ऑर्डर। और एक और चीज, काफी लोग बोल रहे थे कि सर Zn से Cd और Cd से Hg जाएंगे तो क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये ऑर्डर करेक्ट है, ऐसा ही ऑर्डर आता है। Cu Ag Au का भी यही ऑर्डर आता है, यही ऑर्डर आता है, यही ऑर्डर आता है। एक छोटा सा चेंज जो करना है वो चेंज कर लेना, ये मैंने आपको कल भी कहा था, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। तो कुछ ऐसा ऑर्डर निकल करके यहाँ आता है, ठीक है सर। अभी एस ब्लॉक में कितने लेक्चर बाकी हैं? एस ब्लॉक में जो चीज इंपॉर्टेंट गीतांजलि जी पढ़नी थी वो यही थी, बस एक लास्ट चीज और हम पढ़ेंगे, दैट इज रिगार्डिंग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, और फिर इसको खत्म कर देंगे। एस ब्लॉक बस इतना ही तो करना है हमें, सोल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, आयनिक कोवलेंट कैरेक्टर, उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, और इसमें है ही क्या, नथिंग एल्स, ठीक है। इज इट डन, इज इट डन, इज इट डन? अब जरा लिख लीजिए लास्ट टॉपिक जो है आपका, दैट इज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए 3 मेथड है, मैथमेटिकल मेथड्स की बात कर रहा हूं। थ्योरेटिकल फजान हमने पढ़ लिया है, मैथमेटिकल मेथड कौन कौन सा है। सबसे पहला मेथड जो है दैट इज हनी स्मिथ इक्वेशन, हनी स्मिथ इक्वेशन, हनी स्मिथ इक्वेशन। हैनी स्मिथ इक्वेशन बहुत ही सिंपल सी एक इक्वेशन है जो आप लोगों को रिलेट करके देती है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये क्या बताता है, ये बताता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर विद इन अ बॉन्ड, एक पर्टिकुलर बॉन्ड में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, विद इन अ पर्टिकुलर बॉन्ड, एक बॉन्ड में। फॉर एग्जांपल HCl सिंगल बॉन्ड कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, HF कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, HI कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, या फिर O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, उसके बारे में ये बताता है। एडजेसेंट एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे ये बेस्ड है, ठीक है जी। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कोई AB टाइप का सिस्टम है, सिंगल बॉन्डेड सिस्टम है, वहां ये कामयाब है। और क्या बोलता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर इन AB बॉन्ड,
AB बॉन्ड विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा देख लो जरा ध्यान से, विल बी इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किससे रिप्रेजेंट करता हूं, चाई से, चाई ए माइनस चाई बी, प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय चाई ए माइनस चाई बी का स्क्वायर, दिस विल बी आर मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100, this will be our percentage ionic character in bond AB, in bond AB। ये क्या देगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर देगा। यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज लगा लेना, दैट इज गोइंग टू बी मोड, ये हमेशा हमको प्लस में लेना है। आप किसी का भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आगे लिखिए या कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आगे लिखिए, क्योंकि परसेंटेज हमेशा प्लस में आती है, तो हम इसको क्या लेंगे, मोड लेंगे। जस्ट हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, हाइयर मैग्नीट्यूड को हमें लेना है, ठीक है। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी से तो प्लस में ही आएगा, पर अगर बी की ज्यादा है ए से तो माइनस में आएगी, उसको आपको क्या लेना है, मोड लेना है उसका, बस और कुछ नहीं करना है। इतनी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। अब देखना चाई ए क्या रिप्रेजेंट करता है यहां, इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। चाई बी क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। सिंपल इक्वेशन, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो। बॉइलिंग पॉइंट सर, बॉइलिंग पॉइंट ये अच्छा सुनो, यस सर आई हैड आस्क्ड दिस, नाउ गॉट दिस एक्सपेरिमेंटल डाटा सर, दिस इज एक्सपेरिमेंटल डाटा राइट सर, यस बिल्कुल सही अविका जी, आपने कल बताया था जब भी मैंने देखा था, और ये एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है कि ऐसा ही आता है, डाउन द ग्रुप सोल्युबिलिटी वहां इंक्रीज करती है। अच्छा ध्यान से देखना, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अच्छा कोई कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताइए, वो एक लेक्चर में पूरा का पूरा हम लोग पढ़ लेंगे, 1 या 2 लेक्चर लगेंगे उसमें, जिसमें हम पूरा एस ब्लॉक पी ब्लॉक किसका पढ़ना है हमें, ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का, हैलाइड्स का, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड हैलाइड्स हमें पढ़ना है कि डाउन द ग्रुप जाने से क्या बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है घटता है, वो पढ़ना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, नेचर ऑफ हैलाइड, मतलब कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, ये पढ़ना है। उसमें कुछ खास इतना बड़ी वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक बात है, वो एक लेक्चर में इकट्ठा हो जाएगा, वो सेपरेटली भी नहीं पढ़ने की जरूरत, मतलब कंबाइंड पढ़ने की उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। जैसे ट्रेंड्स बोलते हैं, ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड हाइड्रोक्साइड, इनको हमें पढ़ना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, वो कराऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं करवाऊंगा, दैट आई विल डू दैट। हाँ करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। आज तक ऐसा हुआ है कि मैंने कोई क्वेश्चन लिखे और उसका क्वेश्चन ना करवाया हो, नीतू जी ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इसका भी क्वेश्चन करवा दूंगा, इसका भी क्वेश्चन करवा दूंगा। आप लोग करिए खुद, फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ एचएफ का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ एचएफ निकाल दो जल्दी से फटाफट। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ एचएफ कितना होगा, देखना जब भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर गलती से दे भी दिया ना, कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको नहीं देगा। उम्मीद करता है कि आपको पता होगी। हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कितनी लेते हैं 2.1। बस ये आपको पता हो तो आप निकाल सकते हो। कितना आएगा देखना जरा, देखना जरा कितना आएगा जी, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2.1, मोड़ लूं या ऐसे लिख लूं एक ही बात है, प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। सोल्व करके बता दो मुझे, नियरली अबाउट 43.17% के आसपास कुछ आएगा। आप लोग इसे खुद भी सोल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल इक्वेशन है, बहुत सिंपल बहुत इजी इक्वेशन ये है, बहुत सिंपल बहुत इजी इक्वेशन ये है। आप लोग इसे बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं, आप लोग इसे बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
किसी को कोई इश्यू है तो बता दीजिए। इज इट क्लियर? 43.03, हाँ 43.03, ओके ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है। आप किसी भी बॉन्ड का निकाल सकते हो, आप HCl का भी निकाल सकते हो। HCl का निकालना हो तो कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन की तो अगेन 2.1, Cl की कितनी 3.0, बस इसको पुट कर देना, बस इसको पुट कर देना। रिमेंबर जो वैल्यूज यहां ली जाती हैं वो पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ली जाती है। किसकी ली जाती है? पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट एलरेड रोचाव स्केल और मूलिकन स्केल। उनकी वैल्यूज नहीं लेनी है आपको, किसकी लेनी है? पोलिंग स्केल की वैल्यू लेनी है। ये याद रखना, एलरेड रोचाव स्केल और पोलिंग स्केल डिफरेंट वैल्यूज देता है, हमेशा याद रखना। अकॉर्डिंग टू पोलिंग स्केल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, देन देयर इज ऑक्सीजन, देन देयर इज नाइट्रोजन एंड देन देयर इज क्लोरीन। लेकिन एलरेड रोचाव क्या बोलता है? फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और फिर नाइट्रोजन। ये याद रखना। ये कौन बोलता है? ये बोलता है एलरेड रोचाव, एलरेड रोचाव। और ये कौन बोलता है? बोलता है पोलिंग। पोलिंग और एलरेड रोचाव में फर्क आपको देखने को मिलेगा, ये याद रखना। स्केल्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कितने स्केल होते हैं? टोटल 8 स्केल होते हैं, जिनमें से 3 पढ़ाए जाते हैं, जिनमें से 3 आपको पढ़ाए जाते हैं। टोटल होते कितने हैं? 8 होते हैं। मूलिकन स्केल, जेफ मूलिकन स्केल, जेफ मूलिकन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल स्केल, बहुत सारे स्केल होते हैं ऐसे। तो 8 टोटल स्केल होते हैं, जिनमें से आप लोग कितने पढ़ते हो? 3 पढ़ते हो। 3 आप लोग पढ़ते हो, 3 स्केल्स, आप लोग 3 स्केल्स पढ़ते हो। सर इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा? होगा ना, वो कर तो रखा है पीछे 100 से मल्टीप्लाई, तभी तो आएगा परसेंटेज, तभी तो आएगा परसेंटेज, तभी तो आएगा ना परसेंटेज शायद, आई गेस 100 से होगा क्या? लेट मी चेक, एक बार देख लेता हूँ भाई। नहीं होगा, नहीं होगा, 100 से नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक, 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, माय मिस्टेक। 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट परसेंटेज देता है। ये हटा देना भाई, 100 से मल्टीप्लाई मत लिखना है, डायरेक्ट परसेंटेज देता है, डायरेक्ट परसेंटेज देता है। ठीक है, थैंक्स फॉर द करेक्शन गाइस, जिसने भी बताया बहुत बहुत धन्यवाद। इसको इधर से आप ये उम्मीद मत करना कि कोई क्वेश्चन आएगा, कभी क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से, नेवर, आज तक तो आया नहीं है और आगे शायद आएगा भी नहीं, यहाँ से ये याद रखना। थैंक्स फॉर द करेक्शन हर्ष। Second method is by using Pauling equation. Pauling equation. Pauling equation. Pauling equation क्या कहता है? Percentage ionic character in a bond. Ionic character in a bond is equal to, किसके बराबर दी जाती है? According to Pauling equation, Pauling says that this is equal to 18 multiplied by XA minus XB, XA minus XB की पावर 1.4, की पावर 1.4, दिस मच परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। सेकेंड मेथड, हालांकि नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, इतना ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड नहीं है, सेम रिजल्ट देता है, आप किसी से भी निकाल सकते हो। थर्ड इज बाय यूजिंग डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट मेथड, डाइपोल मूवमेंट मेथड। तीसरा जो तरीका है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकालने का, दैट इज यूजिंग डाइपोल मूवमेंट मेथड, डाइपोल मूवमेंट मेथड। बाय यूजिंग डाइपोल मूवमेंट मेथड, डाइपोल मूवमेंट से भी आप निकाल सकते हैं। How do you calculate it? Percentage ionic character is equal to observed, or you can say calculated dipole moment divided by observed or calculated dipole moment divided by गिवन या फिर एक्चुअल
एक्चुअल डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ आता है 100 मल्टीप्लाइड बाय 100. That is how you calculate percentage ionic character. That is how you calculate percentage ionic character. These are the three methods that we use to calculate percentage ionic character. Dipole moment किसके बराबर होता है सर? डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना आप बताएंगे नहीं, क्यों नहीं बताएंगे जी? क्यों नहीं बताएंगे? डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू में डी. डी इज योर डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स. अगर ये दो एटम्स से कोई डाइपोल बना है तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? डी. बेसिकली डी क्या है? बॉन्ड लेंथ. एंड क्यू क्या है? चार्ज का अमाउंट, चार्ज अमाउंट, अमाउंट ऑफ चार्ज. डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, कितना मैग्नीट्यूड है इसका? मैग्नीट्यूड चार्ज, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. इसे क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. सर एस के बाद डी शुरू करेंगे. डी ब्लॉक मेन ग्रुप का सब्जेक्ट नहीं है जी. डी ब्लॉक इज नॉट मेन ग्रुप सब्जेक्ट. डी ब्लॉक इज नॉट मेन ग्रुप सब्जेक्ट. D block is not main group subject. Main group is only S and P block. Why main? These are called main group. ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है. वैसे तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है. वैसे तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि इसे क्यों मेन ग्रुप कहा जाता है, मेन ग्रुप एलिमेंट क्यों कहते हैं इसे. ठीक है, ओके, डन. किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बता दो. अगर सर आज होगा ये इतना ही, क्या कहना चाह रहे हैं अविका जी?
अच्छा जरा ध्यान से देना, देखना जरा ध्यान से देख लेना। कैलकुलेट आप करोगे, ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड, गिवन या एक्चुअल डाइपोल मूवमेंट को ही आप ऐसा भी लिख सकते हो, और डाइपोल मूवमेंट when we consider 100% आयनिक बॉन्ड, when we consider 100% आयनिक बॉन्ड। देख लो, इस चीज को समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, हल्का सा समझ लेना। देखना जरा ध्यान से, डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है, अगर ए बी के बीच में बॉन्ड है और मुझे पता है बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे, क्योंकि बी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगी। अगर यही चीज आयनिक होती तो हम क्या कहते कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन, देखना ये दो इलेक्ट्रॉन थे कैसे, एक इलेक्ट्रॉन ए का था और एक इलेक्ट्रॉन किसका था, बी का था, जब भी शेयरिंग हुई थी। आयनिक में क्या होगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा ही, ए से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है बी पे, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो जाता है किस पे, बी पे। और अगर ऐसा होगा तो ए पे आएगा कंप्लीट पॉजिटिव और बी पे आएगा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। स्टिल देयर न्यूक्लियर विल बी समवट डिफरेंट, एक दूसरे से थोड़े दूरी पे तो होंगे ही, न्यूक्लियस की दूरी, यही तो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस। अब जरा ध्यान से देखना, जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो यानी मैं क्या बोलता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज की बात कर लो तो वो कितना होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड। देखना, पहले दो आदमी न्यूट्रल थे, मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा करके दूसरे को दे दिया, मुझ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना आएगा, 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा ही कुछ आता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इस पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही यहां क्या होगा, बस पॉजिटिव यूनिट में इस पे आएगा। और इस पे कितना डेवलप होगा, इस पे भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डेवलप होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डेवलप होगा। अब यही चार्ज कूलम में हम क्या बोलते हैं, 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बोल देते हैं, और इसी को ESU यूनिट में कितने लिखते हैं, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, चार्ज की ही यूनिट है, इतना चार्ज डेवलप होता है। यानी जो गिवन, जो हम लोग गिवन है या एक्चुअल है, जब 100% आयनिक में बॉन्ड को मानूंगा तो हमेशा Q की वैल्यू कितनी लूंगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESUs ऑलवेज। चार्ज कितना, चार्ज किसके बराबर है, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा जब भी आयनिक बॉन्ड बना होगा। यहां निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे Q की वैल्यू दी मिलेगी कि इतना चार्ज डेवलप हुआ, वन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है तो कुछ ESU चार्ज डेवलप हुआ होगा, मल्टीप्लाइड बाय डी, जो भी इसकी बॉन्ड लेंथ हो। यहां चार्ज हमेशा ये रहेगा मल्टीप्लाइड बाय डी, जो भी इसका बॉन्ड लेंथ हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा म्यू इफ बॉन्ड इज 100% आयनिक, इफ बॉन्ड इज 100% आयनिक। बस इतना सा चीज आपको जरूर से जरूर याद करनी है। एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, वो आप लोग इजीली समझ जाओगे वो बात आप लोग इजीली समझ जाओगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। क्या बोलता है, अगर बॉन्ड लेंथ HCl की दी है 1.72 एंगस्ट्रॉम, कितनी दी है जी, 1.275 एंगस्ट्रॉम दी गई है। देख लो, लिख लो इस बात को, क्वेश्चन लिख लीजिए, बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 1.275 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इतनी बॉन्ड लेंथ आपको दी है। और डाइपोल मूवमेंट्स, इट्स डाइपोल मूवमेंट जो दिया गया है वो कितना है, दिस इज 1.03। ये डाइपोल मूवमेंट कब दिया है, जब HCl एज इट इज, HCl मींस कोवेलेंट ही है, तो ये कब, कौन सा है, ये म्यू जब है, जब एक्चुअल यानी कोवेलेंट वाला मान करके दिया गया है, कोवेलेंट वाला मान करके दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालोगे, मुझे फटाफट बता दीजिए। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आप कैसे निकालोगे, डी मींस डिबा इज द यूनिट, ओके। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आप कैसे निकालोगे, मुझे फटाफट ये बता दीजिए, फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो।
जल्दी से बता दो फटाफट, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। बिल्कुल इजी सा मामला है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हो, बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हो, बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हो, बहुत आसानी। देखना फॉर्मूला क्या बोलता है, ऑब्जर्व्ड, जो भी आपको दिया गया है, देखना देखना क्या बोलता है फॉर्मूला। ऑब्जर्व्ड जो है, जो ऑब्जर्व्ड मतलब ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड आप किसके लिए, इसको आप इस टर्म में भी लिख सकते हो, देख लो, और कोवेलेंट लिख लेना यहाँ। कोवेलेंट जब मान करके आपको दिया गया है वो डिवाइडेड बाय जो आयनिक का है, अगर बॉन्ड 100% आयनिक हो। देखना बॉन्ड 100% आयनिक हो का मतलब क्या, कि Q की वैल्यू कितनी होगी 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और बॉन्ड लेंथ आपको दी है कितनी 1.03। ये कब होता, ये कब होता, देखना जरा, ये डाइपोल मूवमेंट कब होता, अगर आयनिक बॉन्ड हम मानते इसे 100% आयनिक, 100% आयनिक मानते तो। अच्छा एक्चुअल कितना है, एक्चुअल तो इतना है कोवेलेंट का, तो मुझे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, कैसे निकाल दूंगा, बड़े आसानी से निकाल दूंगा, क्या करूंगा 1.03 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 1.03, यूनिट्स कन्वर्जन देख लेना, मल्टीप्लाइड बाय 100, आप लोगों को परसेंटेज निकल करके आ जाएगी। बस यू नीड टू फाइंड आउट द यूनिट्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। इतना इजी सा मामला था, दैट्स इट, इतना आसानी से आप लोग इसको कर सकते थे, बिल्कुल इजी सा है ये, बिल्कुल इजी सा है ये। किसी को भी कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दीजिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दीजिए, और उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ बातें पूछने वाला हूं, वो मुझे बताना, ताकि उसी के हिसाब से हम आगे चलें। एंगस्ट्रॉम, हाँ 1.27 आएगा, वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कर दो इसे 1.27। अरे कर दो यार, इतनी बातें तो तुम समझ जाते हो, कई बार लिखते लिखते फ्लो में गलती हो जाती है। नो ओके, अराउंड 17% इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, आप लोग इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए, अब मुझे ये बता दीजिए, देखना मैं आपको बता देता हूँ, मुझे आप लोगों को क्या क्या और पढ़ाना है, दैट इज रिगार्डिंग बॉइलिंग पॉइंट, और यू कैन से मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका, मेन ग्रुप ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स का, हाइड्रो ऑक्साइड्स का, साथ ही साथ आप लोगों को हैलाइड्स का, हैलाइड्स का, ये आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है, ये सिर्फ जैम के सिलेबस में है, नेट गेट का इससे कोई संदर्भ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है नेट गेट में। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब मुझे वो बताइए, ये तो हम इकट्ठा एक लेक्चर का या 2 लेक्चर का ही टॉपिक है, मैक्स टू मैक्स 1 लेक्चर जाएगा। अब मुझे दूसरी बात ये बताइए कि मेन ग्रुप में अब आपका बचा क्या क्या है, क्योंकि मैंने जो वीडियोस देखी हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है एक तो HSAB प्रिंसिपल बचा है, HSAB ये शुरू हो गया था, ये बस एंड करवाना है, इसको स्टार्ट कर दिया गया था। और इसके अलावा बताइए कि रिमेनिंग सब्जेक्ट में टॉपिक क्या क्या आपके बचे हैं इस सब्जेक्ट में। सुप्रिया जी ना, क्वेश्चन का सोल्यूशन जितना कोवेलेंट का दिया है डिवाइडेड बाय आयनिक, आयनिक के लिए क्या करते हैं, Q हमेशा फिक्स 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU मल्टीप्लाई बाय द बॉन्ड लेंथ, जो भी बॉन्ड लेंथ है आप उसको क्या बताएंगे, 100% आयनिक होता तो इतना डाइपोल मूवमेंट होता, कोवेलेंट का इतना है तो मल्टीप्लाई बाय 100% आयनिक कैरेक्टर आपका आ जाएगा। सर पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन मार्क या लिखवा देना प्लीज, मानसी जी कह रहे हैं। ओके सर पी ब्लॉक में रिएक्शन वाला पोर्शन नहीं हुआ है, वो करवा देना, उसके क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है। वानी जी मुझे ये बताइए, हर्ष कह रहे फोस्फाजिन SN पॉलीमर, अच्छा फोस्फाजिन्स और SN पॉलीमर, और कोई आपका टॉपिक बचा हो, और कोई भी टॉपिक बचा हो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मुझे एक चीज बताना, मैं आपसे पूछना चाह रहा था ये कि ग्रुप 18, जब से आप लोगों ने ग्रुप 18 की केमिस्ट्री पढ़ी है तो वहां आपने Xg F2 की फॉर्मेशन रिएक्शन, Xg F4 की फॉर्मेशन रिएक्शन, या फिर हाइड्रोलिसिस जो आपने पढ़ी है वहां रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होंगी मोस्ट प्रोबेबली। ये रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, ये रिएक्शंस तो आप लोगों ने जरूर से जरूर पढ़ी होगी। कंपाउंड केमिस्ट्री बची है पी ब्लॉक की, सर पहली बार पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक, कंप्लीशन का, कंपटीशन का पता नहीं टॉपिक्स क्या क्या होता है, ये आता है जो हो गया वो तो पता होगा जी, वो तो बता सकते हैं आप। सर एसिड बेस रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन हुई है,
और एक्जी वाली रिएक्शन पढ़ी है। एक्जी वाली तो आपने पढ़ी होगी, हाँ सर पढ़ लिया है, पढ़ी है, ओके। तो हाइड्रोलिसिस हो गया है आपका, ऑक्सी एसिड आपका हो गया है, आपका सिलिकेट्स हो गया है, सिलिकेट आयनों की वो हो गया है, सिलिकॉन पॉलीमर आपका हो गया होगा, एसएन पॉलीमर, एसएन कंपाउंड। अच्छा आपका ये हुआ है क्या, एसएन पॉलीमर तो है ही है, एसएनएक्स पॉलीमर जिसे बोलते हैं, S3N3 ऐसा कुछ हुआ हो, F3, इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा हो, S4N4 पढ़ा हो, अगर ये नहीं पढ़ा है तो ये भी पढ़ा देंगे, हाँ पढ़ी है, ओके। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ी है, ओके। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी ये तो साथ के साथ मैं करवा ही दूंगा, बाकी जो रिएक्शन में आप लोगों को प्रॉब्लम आए वो रिएक्शन आप मुझे बता देना। अच्छा ये नहीं हुआ, ये कर लेंगे, इससे आगे जो रिएक्शन है वो नहीं आती और उनके क्वेश्चन आ रखे हैं, वो बता देना मुझे, कुछ क्वेश्चन आप भेजना ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए। आप कुछ क्वेश्चन क्या करना, नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लेने आऊँ तो चैट में लिख देना कि ये क्वेश्चन है जो हमसे नहीं हो रहे हैं, मेरे को आइडिया हो जाएगा कि आपने नहीं पढ़ा है, ताकि मैं उसको आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ठीक है, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये नेक्स्ट लेक्चर इसी का रखेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में ये करेंगे, एक लेक्चर का है मामला, 1 लेक्चर, ठीक है, और मेरे ख्याल से 1 लेक्चर का ही ये है और 1 का ही ये है, तो 3 लेक्चर्स आपके एट मैक्स बचेंगे, 3 लेक्चर्स आपके एट मैक्स बचेंगे। पिछले 1-2 लेक्चर में मेरे को मालूम है मैं 100% आपको नहीं दे पा रहा हूँ इनपुट, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, शोल्डर में प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा पेन है, इसी वजह से तो मे भी मैं शायद कल नहीं पर परसों से इसकी दोबारा क्लास रिज्यूम करूंगा, और 3 लेक्चर ये बचते हैं, 3 के 3 लेक्चर हम लोग इनको ख़त्म करेंगे कंटिन्यूएशन में लगातार, या तो एक दिन 2 लेकर के ख़त्म कर दूंगा या फिर एक लेक्चर 3 दिन लेकर के ख़त्म करेंगे। ओके सर, इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताना, कोशिश करेंगे जी सर। मैं 3 डे से हॉलीडे में हूँ, घर से बाहर, तभी सर एक दिन भी क्लास नहीं मिस किया। नाइस हर्ष, बहुत बढ़िया हर्ष, बहुत ही बढ़िया भाई, ऐसा अच्छा है, ये डेडिकेशन होना चाहिए एग्ज़ाम के प्रति। सर बस रिएक्शन का प्लीज़ बता देना, मैं बता तो रहा हूँ आपको, मानसी जी या फिर जितने भी लोग यहाँ रिएक्शन के बारे में बोल रहे हैं, वानी जी ने भी शायद बोला था, नीतू जी ने बोला था, पुष्कर जी ने बोला था, तो जिसने भी रिएक्शन के बारे में बोला है वो सभी के सभी, अब जब मेरे नेक्स्ट लेक्चर होगा, मे भी शायद कल नहीं होगा, जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसके अंदर कमाल के बच्चे हो जी आप लोग, नाम ही नहीं जानते, कैसे इंसान हो भाई, मैंने पहली क्लास में ही इंट्रोडक्शन दिया था, लिख देता हूँ, ये नाम है मेरा, ठीक है। रिएक्शंस 1-2 क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहे हैं वो क्वेश्चन ना नेक्स्ट टाइम चैट में आप लोग जरूर डाल देना, हाँ वो बता दूंगा प्रदीप, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार आप एक काम करना कि नेक्स्ट जो भी है आपका, सर बुकलेट में अलग से मिसलेनियस टॉपिक भी है, हाँ उसे भी देखता हूँ एक बार, उसे देख लूंगा नीतू जी, जरा ध्यान रखना कि नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपको रिएक्शन में दिक्कत है, 1-2 रिएक्शन यहाँ मैसेज में टाइप कर देना ताकि मैं समझ जाऊँ कि आपको इन रिएक्शन में प्रॉब्लम है, उसको भी देख लेंगे नीतू जी, ठीक है। सो एस ब्लॉक इन चीज़ों को छोड़ करके, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को छोड़ करके इज ओवर। सर मेन ग्रुप में आ रही है बहुत प्रॉब्लम, बट प्रैक्टिकल पर कोई रिप्लाई, पोर्टल पर कोई रिप्लाई नहीं है तो क्या करें। पोर्टल की बजाय आप, मैं बता तो रहा हूँ, आप मेरे को चैट में रिएक्शंस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि इन रिएक्शन में प्रॉब्लम है और मैं उनको आपसे डिस्कस कर लूँगा। सर कोई भी रिसर्च पेपर कहाँ से पढ़ा जा सकता है, डिपेंड, वैसे तो काफ़ी सारे गूगल पे अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्स्ट्रैक्ट तो आप किसी का भी पढ़ सकते हो, आपको बस रिसर्च का टॉपिक अगर डालोगे तो एब्स्ट्रैक्ट यू विल बी इजली एबल टू फाइंड, और मुझे लगता भी है कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ना चाहिए क्योंकि आप अभी नहीं समझ पाओगे मेथडोलॉजी एंड ऑल कंक्लूजन वट एवर दे आर सेइंग, थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंस आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी ज़्यादा वो करना है तो आप साइंस डायरेक्ट या फिर अलग अलग पोर्टल्स जो जिनको एक्सेस यूनिवर्सिटी ग्रांट करती है, सभी टीचर्स को अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग पोर्टल का एक्सेस देती है, वहाँ से आप कर सकते हो, उनसे आप टीचर्स से ले सकते हो। सर इनऑर्गेनिक रिएक्शन की ट्रिक भी बता दीजिएगा कुछ। अमन जी मैं खुद ही ट्रिक से याद नहीं करता, कभी भी मैं कभी ट्रिक से याद नहीं करता किसी भी रिएक्शन को,
पर यूँ अगर पता होगी मुझे तो मैं बता दूंगा। मेरा थोड़ा सा याद करने का तरीका हल्का सा अलग है। एक दो कल और आज के लेक्चर में 100% आउटपुट नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा इशू है कंधे में, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ें घर पे इतना अच्छे से, तो शायद कल मैं नहीं लूँगा क्लास। मोस्ट प्रोबेबली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर। परसों उससे नेक्स्ट डे, इन 2 दिन में ख़त्म करवा दूंगा ये सारा का सारा सिलेबस, ताकि आप लोगों को भी चीज़ें ढंग से समझ में आती रहें। साथ के साथ छोटी मोटी गलतियाँ ना हो लिखने विखने में, कभी 100 लिख दिया कभी नहीं लिखा, तो ऐसा ना हो तो बेटर रहता है। उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ता है बच्चों में, वो नहीं होना चाहिए, वो अवॉइड करेंगे नेक्स्ट क्लास से और अच्छे से। ओके सो ठीक है, इतना टॉपिक आप लोगों का ये बचा है मेरे हिसाब से, वो मैं आप लोगों को। तो सर इनऑर्गेनिक का भी रिएक्शन मैकेनिज्म होता है क्या ऑर्गेनिक की तरह? रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो मैकेनिज्म प्रपोज्ड फॉर रिएक्शंस, बट देयर प्रॉपर्टीज डिफाइन द रिएक्शन। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं अमन, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कहाँ बॉन्ड वीक है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है, अगर वीक है तो कैसे टूट सकता है, क्या रिएक्शन का पाथ हो सकता है। नेट प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट इनकी प्रॉपर्टीज ये डिफाइन करती हैं कि अगर ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है तो ये फ्लोरिनेशन कराएगा, तो फ्लोरिनेशन में प्रोडक्ट कैसा हो सकता है, वो हेल्प करता है, ठीक है, वो हेल्प करता है। तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ऑर्गेनिक की तरह मैकेनिज्म डिस्कस इनका नहीं किया जाता, इनका नॉन मैकेनिज्म नहीं होता है, कोई भी प्रॉपर नॉन मैकेनिज्म नहीं होता। कुछ कुछ रिएक्शन का होता है, ऐसा नहीं सभी का नहीं होता, कुछ कुछ का होता है, कुछ कुछ का नहीं होता है। सी यू सून गाइस, आज के इस लेक्चर में इतना ही, शॉर्ट लेक्चर रखेंगे आज, इतना लिखने की हिम्मत भी नहीं है। और एस ब्लॉक खत्म है, थोड़ा सा एक लेक्चर फालतू लग गया है एस ब्लॉक में, बट इट इज़ ओके आई गेस। कल नहीं तो परसों और उससे नेक्स्ट डे आप लोगों का सिलेबस जितना बचा है वो खत्म हो जाएगा। सर होता है इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ट्रांस इफेक्ट जैसे आता है। अरे आप उसे कंप्लीट, मैंने बोला ना कि हर एक का नहीं होता, कुछ का होता है। जैसे मैं यहाँ मेन ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ट्रांस इफेक्ट का ज़्यादातर केस आप कहाँ पढ़ते हो? कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर काफ़ी कुछ आपका ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म को इंक्लूड किया जाता है, SN1 SN2 SNCB ये सब यूज़ करके, और थोड़ा बहुत वो बताया जाता है मानसी जी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन ग्रुप। पहली बात तो आपको ये पता ही होना चाहिए व्हाई दे आर कॉल्ड मेन ग्रुप, अगर नहीं पता है तो उसको जरा पढ़ना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मेन ग्रुप केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड मेन ग्रुप केमिस्ट्री। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा रीजन है कि ये मेन ग्रुप केमिस्ट्री क्यों कहलाता है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक आर पेलेंटिमेट एंड एंटी पेलेंटिमेट सेल्स, जो रिएक्शन को गवर्न करते हैं थ्रू विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग वी विल से, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वहाँ थोड़ा सा मैकेनिज्म हम इसलिए स्टडी कर पाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ऑर्गेनिक में होता है सेम टाइप ऑफ कुछ कुछ फिनोमिना नजर आता है, तो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं हम। यहाँ पूरा जस्टिफाई करना इज नॉट ईजी। सर प्लीज़ एक बार आप पेपर एनालिसिस करके सभी रिएक्शन बता देना, ठीक है जी। ओके प्रदीप जी, ओके जी, निकालेंगे उसके लिए एक टाइम, एक उसका अलग से लेक्चर रख लेंगे, फिर उसमें कर देंगे सारा का सारा पेपर एनालिसिस करके, फिर वो बता देंगे। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं या तो कल या परसों जब भी, और हम लोग बचा हुआ पोर्शन करेंगे। मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप भी थोड़ा बहुत पढ़ लो। SN पॉलीमर फोस्फाजिन, इसको डिस्कस करूंगा। SN कंपाउंड्स, पॉलीमर भी नॉन पॉलीमेरिक भी, और फोस्फाजिन की केमिस्ट्री, व्हाट इज फोस्फाजिन, कैसा होता है, उसकी पूरी केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा। थोड़ा बहुत वहाँ थ्योरेटिकल ज़्यादा रहेगा, लिटिल बिट थ्योरेटिकल पोर्शन उसमें ज़्यादा है, कुछ कुछ समझने का भी बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ है, तो उस टॉपिक के साथ मिलता हूँ। क्वेश्चन आए हैं वहाँ से, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो विल सी यू देयर। कुछ आपके मिथ बस्ट होंगे एरोमेटिसिटी को लेकर के, इनऑर्गेनिक एरोमेटिसिटी कहाँ है कहाँ नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि SN में साइक्लिक सिस्टम भी बनता है। और फिर लास्ट जो लेक्चर रखूँगा उसके बाद HSA भी करूँगा, और लास्ट लेक्चर जो रखूँगा वो ये सारी प्रॉपर्टीज़ की, कौन ऑक्साइड, कौन किसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, किसकी रिड्यूसिंग है, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा कैसा होगा, वो सब आपसे डिस्कस करूँगा। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।